चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। अभी आज सीखेंगे जियोजेब्रा के टूल्स के बारे में। जियोजेब्रा पर किस तरीके से हम इंटरेक्टिव काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं अपने सहयोगी प्रणेश मिश्रा जी को कहते हैं स्वागत करती हूँ और ओवर करती हूँ प्रणेश मिश्रा जी को। ओवर टू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्राणेश सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और सेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज एकदम साफ है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। जी जी। तो साथियों, आज हम जिस टूल पर बात करने वाले हैं वह निश्चित रूप से गणित विषय एवं गणित विषय से जुड़े हुए अन्य विषयों के लिए भी काफी सार्थक एवं उपयोगी है। इस जियोजेब्रा के सेशन को हम 2 दिन में लेंगे। आज के सेशन में हम जियोजेब्रा के बेसिक फीचर, कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में पीपीटी और लाइव सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझेंगे। और कल के सेशन में मैं आपको कुछ जनरल रिसोर्स बनाना सिखाऊंगा जो काफी सार्थक होंगे और धीरे धीरे आप उस पर एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं एससीईआरटी द्वारा आयोजित कंप्यूटर ऑनलाइन प्रशिक्षण में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा, डायनामिक मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। इसमें हम आज सीखेंगे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में जियोजेब्रा को इंस्टॉल कैसे करना है, कौन सा इसका एडिशन लॉन्च करना है, इसके इंटरफेस को समझना है और इसके माध्यम से कौन कौन से रिसोर्स बनाने के लिए किन किन कंस्ट्रक्शन टूल्स या ज्यामितीय निर्माण टूल्स को जानना, उनका प्रयोग करना सीखना है। और आखिरी में हम किस तरह इसके फाइल को सेव करते हैं या पहले से जो जियोजेब्रा रिसोर्स बने हुए हैं उनको किस तरह ओपन करते हैं, और साथ में डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर और साथ में आपके एंड्रॉयड ऐप पर, क्योंकि जियोजेब्रा की एक एंड्रॉयड ऐप भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जियोजेब्रा टूल क्या है। जियोजेब्रा टूल एक ओपन सोर्स डायनामिक सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब कि आप यदि सोर्स कोड के बारे में, डेवलपर या कोडिंग के बारे में जानते हैं तो आप इसमें कुछ करेक्शन करके फिर से आप लोगों के सामने इसका नया एडिशन दे सकते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री है। इसके माध्यम से हम ज्यामितीय आकारों, परिगणों, निर्मेयों, ज्योमेट्रिकल शेप्स, फिगर्स, प्रॉपर्टीज, थ्योरम आदि का निर्माण करके, कंस्ट्रक्शन करके, रिसोर्स बना के उनको बच्चों को समझा सकते हैं और साथ में सत्यापित भी कर सकते हैं। इस तरह हम प्रमेय और निर्मेयों को आप पेन और पेपर के माध्यम से कॉपी पर सत्यापित करते हैं, उसी प्रकार इसके रिसोर्स को एनिमेट करके भी हम सत्यापित कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर या टूल एक दो तरफा माध्यम है, यानी इंटरेक्टिव है। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें हम ज्यामिति निर्माण के विभिन्न रूपों को बदल बदल कर, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम पेन पेपर के माध्यम से बहुत सारे त्रिभुजों का निर्माण करने में इतना सक्षम नहीं हो पाएंगे।
हम इस रिसोर्स का निर्माण कर लेंगे और बच्चे इसको आसानी से, टीचर भी आसानी से विभिन्न भिन्न रूपों में बदलकर उस कंसेप्ट को सत्यापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम अब इसको क्या इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक सामने वेबसाइट दिख रही होगी www.geogebra.org/download। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 चीजें खुल के आएंगी: ग्राफिक कैलकुलेटर, जियोमेट्री, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D कैलकुलेटर, जियोजेब्रा क्लासिक 6 एडिशन। पर जिसको हमें इंस्टॉल करना है, जिस पर मैं अभी करंट में काम कर रहा हूं, जियोजेब्रा क्लासिक 5। तो आपको इसको जियोजेब्रा क्लासिक 5 को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लेना है। ज्यादा बड़ा साइज का नहीं है, केवल 60 से 65 MB के बीच का एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जो आसानी से, और मैंने पहले ही बताया आपको कि फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको आपको इंस्टॉल करके रख लेना है, जियोजेब्रा क्लासिक 5। आगे बढ़ते हैं। जब हम इस जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर पीपीटी की इस तरह का आपके पास एक डेस्कटॉप पर आइकॉन बन जाएगा। इस आइकॉन को क्लिक करते हैं। जैसे इस आइकॉन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक जियोजेब्रा की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह जो सारे फाइल, एडिट, व्यू, ऑप्शन, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये आपके मेनू हैं। हर सॉफ्टवेयर में इस तरह के मेनू होते हैं। अब हमें इसके इंटरफेस पर बात करना है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं टूल बार या जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स। इन्हीं के माध्यम से हमें सारे के सारे रिसोर्स को निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन को निर्माण करना है। इसे बोलते हैं जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स या टूल्स। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक ग्रिड लाइन जैसी, जिसे हम कार्तीय तल या संख्या रेखा या ग्रिड लाइंस की तरह हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफिक्स व्यू। इस ग्राफिक्स व्यू को हम समझ सकते हैं जैसे पेंट वगैरह में ग्राफिंग पैड होता है या ड्राइंग पैड होता है। तो हम इस टूल्स के माध्यम से जो भी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, जो भी रिसोर्स बनाएंगे, वो इस ग्राफिक्स व्यू में ही बनाएंगे। तो ग्राफिक्स व्यू जियोजेब्रा के लिए एक तरह का ड्राइंग पैड हो गया। आपके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कोडिंग व्यू, या ऊपर दिख रहा होगा अलजेब्रा। कोडिंग व्यू का अर्थ है कि जो भी आप टूल्स के माध्यम से ग्राफिक्स व्यू में जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे या रिसोर्स बनाएंगे, तो उससे रिलेटेड इक्वेशन, समीकरण या कोडिंग जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने बिंदु बनाया। बिंदु आपने कहाँ बनाया कि x और y पर उसके निर्देशांक है 3,4। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट बना के रखेगा और वहां पर उसका पॉइंट रिफ्लेक्ट होंगे A3,4। यानी जो कुछ आप टूल्स के माध्यम से ड्राइंग पैड या ग्राफिक्स व्यू पर आप डेवलप करेंगे, उसके सारे सारे रिलेटेड इक्वेशन, कोडिंग आपको कोडिंग व्यू या अलजेब्रा, जिसे अलजेब्रा व्यू भी कहते हैं, उसमें आपके सामने रिफ्लेक्ट होती जाएगी। आखिरी जो आपको इंटरफेस में दिख रहा होगा इनपुट बार। जैसे जैसे आप जियोजेब्रा को सीखेंगे तो सारा का सारा काम कमांड के थ्रू भी हो सकता है। निश्चित तौर पर अभी शुरुआत में आपको इनपुट बार का इतना उपयोग नहीं करना है। जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप इसमें क्या नाम है पारंगत होते जाएंगे, एक्सीलेंट होते जाएंगे, तो आप इनपुट बार के माध्यम से भी, कमांड के थ्रू भी डायरेक्ट आप अपने कंस्ट्रक्शन को, रिसोर्स का निर्माण कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसमें 4 इंटरफेस दिया है। टूल बार जिसे बोलते हैं जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स, दूसरा है जियोजेब्रा का ड्राइंग पैड जिसे बोलते हैं हम ग्राफिक्स व्यू, और जो भी हम ग्राफिक्स या कंस्ट्रक्शन या रिसोर्स बनाएंगे उसकी जो रिलेटेड कोडिंग होगी, इक्वेशन होगी, समीकरण होंगे, वो सारे के सारे आपके अलजेब्रा व्यू या कोडिंग व्यू में आएंगे। और कमांड के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, वो आपका लिखा जाएगा सबसे नीचे जो एक बार दिया है इनपुट बार में। आगे चलते हैं। अब जल्दी से हम जो उसके ऐसे तो बहुत सारे जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं, पर हम बेसिक
कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में बात करेंगे। इसके तुरंत बाद हम लाइव सॉफ्टवेयर में भी उसको समझ लेंगे, जिससे कल हमें रिसोर्स बनाने में आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टूल्स के अंदर मूव टूल की। आपको दिख रहा होगा हर एक मेन कंस्ट्रक्शन टूल्स के नीचे एक रेड कलर का उल्टा ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसे क्लिक करने पर उसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल मुख्य टूल्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम जिस टूल के बारे में बात करते हैं वो है मूव टूल। मूव टूल में आपको दिख रहा होगा सामने कि बनाए गए ज्यामितीय रेखा चित्र को ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड में इधर उधर सरकाना। अभी आप केवल इतना समझ सकते हैं कि हम मूव टूल्स के माध्यम से जो ग्राफिक्स व्यू में जो हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, जो रिसोर्स बनाएंगे, उनको हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरका सकते हैं। अभी इसके बारे में हम और थोड़ा सा आपको जब लाइव ट्रेनिंग जियोजेब्रा का सॉफ्टवेयर खोलेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा उसके बगल में एक पॉइंट मेन टूल है। जब पॉइंट टूल को नीचे वाले रेड ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे उसके अंदर के टूल्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला है पॉइंट टूल। पॉइंट टूल क्या करेगा, आपके ग्राफिक्स व्यू में ड्राइंग पैड पर एक बिंदु को जनरेट कर देगा, एक पॉइंट को जनरेट कर देगा जो एक्स अक्ष पर कितना है और वाई अक्ष पर कितना है। उसके बाद इन दोनों का अभी अपन को प्रयोग नहीं करना है, मुख्य टूलों की बात करते हैं। दूसरा टूल है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जैसा जानते हैं कि कोई दो रेखा या रेखाखंड या आपके क्या नाम है किरण या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उनके बीच के कटान बिंदु। तो इस पर आप क्लिक करने के बाद जैसे ही उन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यह टूल ऑटोमेटिकली उनके बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट या कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु को ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देगा। आपको नहीं ढूंढना है प्रॉपर तरीके से कहां पर कटान बिंदु है। जैसे आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग पैड पर या ग्राफिक्स व्यू में ऑब्जेक्ट बनाएंगे या रिसोर्स बनाएंगे, किन्हीं दो रिसोर्स के बीच में या तीन रिसोर्स के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, कितने कटान बिंदु हैं, इस टूल पर क्लिक करते ही आपको वह जनरेट करके दे देगा। अगला इसमें जो टूल्स है वो है मिड पॉइंट या सेंटर। हमें किसी त्रिभुज का, बहुभुज का या क्या नाम है किसी रेखा का, रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु निकालना है, तो इस टूल का प्रयोग करके हम आसानी से उसके मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बगल में एक टूल्स आ रहा होगा आपका लाइन। लाइन में हमें चार मुख्य टूल्स को समझना है। पहले लाइन, लाइन यानी रेखा खींचना। तो इस टूल के माध्यम से ग्राफिक्स व्यू पर या ड्राइंग पैड पर आप रेखा खींच सकते हैं। दूसरा टूल्स है सेगमेंट। सेगमेंट यानी रेखा खंड। तो इसके माध्यम से हम लाइन और सेगमेंट, लाइन मतलब जिसके दोनों बिंदु अनिश्चित हैं और सेगमेंट मतलब जिसके दोनों बिंदु निश्चित हैं, यानी रेखा खंड खींचना। तीसरा टूल्स है सेगमेंट विथ गिवन लाइन, गिवन लेंथ। सेगमेंट और सेगमेंट विथ गिवन लेंथ में अंतर। सेगमेंट से आप एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसे आप ग्राफिक्स व्यू में या ड्राइंग पैड पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट का एक कोई रेखाखंड खींचो, तो वहां पर आपने उसकी दूरी या उसकी माप निश्चित कर दी। जब आप माप निश्चित कर लेते हैं तो आपको फिर इस टूल का प्रयोग करना है जिसे लिखा है सेगमेंट विथ गिवन लेंथ। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक विंडो पॉपअप कर देगा और आपसे पूछेगा कि आप कितनी यूनिट का, कितने सेंटीमीटर के या कितने आप सेल्स का आप क्या कहते हैं सेगमेंट बनाना चाहते हैं। तो आप वहां पर उसकी दूरी निश्चित कर देंगे। उसके बाद उसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है कि सेगमेंट में आप दिए रेखाखंड को छोटा बड़ा खींच कर सकते हैं, पर सेगमेंट विद गिवन लेंथ में आपने जो दूरी फिक्स कर दी है उसके बाद उसे आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आखिरी इसका टूल्स है इसमें रे यानी किरण खींचना। किरण खींचना आप जानते हैं कि एक बिंदु निश्चित और एक बिंदु अनिश्चित होता है। तो इस टूल के माध्यम से हम किरण ग्राफिक्स व्यू में या ड्राइंग पैड पर खींच सकते हैं।
अगले आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन के अंदर हमें 5 टूल्स को जानना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन, जिसे बोलते हैं लंब रेखा, या किसी दी गई रेखा पर लंब खींचना, यानी 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना। तो इस टूल का प्रयोग करके आप ड्राइंग पैड पर या ग्राफिक्स व्यू में पहले से कोई रेखा दी हो, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, उस पर लंब रेखा खींचना है, तो इसके माध्यम से आप लंब रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद दूसरा टूल है पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा खींचना। अगला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंबार्धक, या किसी रेखा का लंब समद्विभाजक, यानी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसके माध्यम से आप किसी रेखा को, किसी भी क्या नाम है आपके रिसोर्स को, या क्या नाम है रेखाखंड को, आप उसका परपेंडिकुलर या लंब समद्विभाजक खींचना चाहते हैं, तो इस टूल के माध्यम से वह ऑटोमेटिकली आपको उसका एक लंब समद्विभाजक खींच के दे देगा। अगला है इसमें जो टूल है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आप समझ रहे होंगे, लिखा भी उसमें, किसी कोण का कोणार्धक खींचना। एक कोई आपने एंगल बनाया, उसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप उस एंगल पर क्लिक करेंगे, वह एक लाइन या एक रेखाखंड या एक किरण जनरेट करके दे देगा, और वह उस कोण को 2 बराबर भागों में बांट के रख देगा। अगला इसमें टूल्स है टेंजेंट्स। टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा खींचना, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो इस टूल के माध्यम से आप वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है आपके पास एक अगला मेन टूल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन माने बहुभुज बनाना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो इसके माध्यम से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक आप भुजाओं को बनाते जाएंगे, तो कितना भी लंबा आप इसमें बहुभुज बना सकते हैं। दूसरा इसके नीचे आप दिया है, यहां पर ध्यान देने की बात है, रेगुलर पॉलीगॉन, सम बहुभुज बनाना। तो इस टूल का प्रयोग करने के बाद आप जैसे ही ग्राफिक्स व्यू पर जाएंगे, तो जैसे ही आप एक बिंदु क्लिक करेंगे ग्राफिक्स व्यू पर, इस बात को ध्यान से सुनना, जैसे ही आप ग्राफिक्स व्यू पर एक बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक विंडो पॉपअप होगी, और वह पूछेगी कि कितनी बराबर भुजाओं का आप बहुभुज बनाना चाहते हैं। तो आपने लिख दिया जैसे 5, तो वह ऑटोमेटिकली पंचभुज बना के आपको दे देगा। आपने किया 6 तो आपको षटभुज बना के दे देगा। इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, पॉलीगॉन में आप कितना भी बना सकते हैं और उसे बाद में छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर सम बहुभुज में उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो उसका केवल आकार उनकी भुजाओं के अनुसार बढ़ा सकते हैं, उसको आप किसी और भुजा के साथ छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे दूसरा है सर्किल। सर्किल टूल के अंदर हमें 5 भिन्न टूलों को जानना है। सबसे पहले सर्किल विद सेंटर थ्रू पॉइंट। तो इसके माध्यम से हम एक सर्किल बना लेंगे जिसमें केंद्र रहेगा और साथ में एक परिधि पर बिंदु भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। दूसरा है सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस। अब देखो, जैसे हमने वहां पर सीखा था सेगमेंट और सेगमेंट विद गिवन लेंथ, मतलब रेखाखंड और एक दी गई निश्चित माप का रेखाखंड, तो उसी प्रकार इस दूसरे वाले टूल्स में सर्किल में क्या है कि आप चाहते हो कि 3 यूनिट का या 3 सेंटीमीटर का आप वृत्त खींचना चाहते हैं, तो इस दूसरे वाले टूल का प्रयोग करना है। इस टूल का सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस का। जैसे ही आप ग्राफिक व्यू में जाएंगे और सेंटर एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, वो फिर से ऑटोमेटिकली आपको एक विंडो जनरेट करके देगा, पॉपअप कर देगा कि आप कितने यूनिट का, कितने आप रेडियस का वृत्त बनाना चाहते हैं, और उस नाप का आपको वृत्त बना के दे देगा। अगला इसमें टूल है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त बनाना, और वो उसकी आपको 2 बिंदु भी साथ में बना के दे देगा। अगला है इसमें सर्कुलर आर्क यानी वृत्तीय चाप। लघु वृत्तीय चाप और दीर्घ वृत्तीय चाप, वो अभी हम लाइव जब सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल आप टूल्स को जान लें कि इसमें कौन कौन से टूल्स हैं। तो सर्कुलर आर्क में वृत्तीय चाप बनाना। इसके बाद है सर्कुलर सेक्टर, वृत्तीय त्रिज्यखंड।
मतलब कि आपके केंद्र के साथ दोनों परिधि पर स्थित बिंदुओं का जो ये खंड बनेगा, वृत्तीय त्रिज्यखंड, लघु वृत्तीय त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तीय त्रिज्यखंड। तो इस टूल के माध्यम से आप सर्कुलर सेक्टर को बना लेंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें जो मुख्य टूल है, अब जो मेन टूल आया वो है एंगल, यानी कोण बनाना। तो पहले वाले टूल से आप दिख रहे होंगे कोण बनाना या कोण का मान ज्ञात करना। आपने कोई कोण बनाया, या तो उसमें आप कोई एंगल बनाना चाह रहे हैं, कोण बनाना चाह रहे हैं तो वो बन जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई त्रिभुज बनाना चाह रहा है, आप उनके दो रेखाओं के बीच का कोण का माप ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से वही भी काम हो जाएगा। अगला इसमें टूल्स है एंगल विथ गिवन साइज। फिर से वही बात जैसा हमने वहां देखा था सेगमेंट और सेगमेंट विथ गिवन लेंथ में, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि पहले वाले एंगल से केवल कोण बनाना और एंगल विथ गिवन साइज से निश्चित माप का कोण बनाना। हम चाहते हैं कि 45 डिग्री का निश्चित माप का कोण बने, तो इसके माध्यम से आप कोण बनाएंगे तो फिर आपका कोण छोटा या बड़ा नहीं होगा। अगला इसमें टूल्स है डिस्टेंस और लेंथ। किसी ऑब्जेक्ट में भुजाओं के या बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना, या किसी ऑब्जेक्ट की पूरी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना, तो इसके माध्यम से हम डिस्टेंस या लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। अगला इसमें है टूल्स रोटेट अराउंड पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आपके रिसोर्स को, किसी भी रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, बहुभुज आपको कोण के हिसाब से रोटेट कराना है। जी आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब हम सममिति रेखाएं या सममितता इस तरह के कंसेप्ट पर बात करते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, तब यह टूल आपको काफी लाभदायक सिद्ध होगा। से बोलते हैं रोटेट अराउंड पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को कोण के सापेक्ष रोटेट कराना या घूर्णन करना। अगला इसमें है, एक आपको दिख रहा होगा एबीसी टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कैप्शन लिखना, हेडिंग लिखना और उसमें कलरिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, इस तरह के आप टेक्स्ट या शीर्षक इस टूल के माध्यम से जो आपको दिख रहा होगा एबीसी टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लिख जाएगा, उसका आप फॉर्मेटिंग बढ़िया सा अच्छा सा फॉर्मेटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें यूनिकोड फॉन्ट भी लागू होता है, तो आप गूगल हिंदी इनपुट के माध्यम से या क्या नाम है किसी भी हिंदी टूल्स के माध्यम से आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगला है इसमें जो इस जियोजेब्रा का सबसे क्या बोलते पावरफुल टूल्स है या पावरफुल वीपन है, वो है स्लाइडर। स्लाइडर के माध्यम से आप देख रहे होंगे किसी रेखाखंड, भुजा, कोण आदि की माप को नियंत्रित करना या एनिमेट करना। जैसे आप चाह रहे हैं कि नाम है एक आपका क्या बोलते अर्धवृत्त बने, और अर्धवृत्त में आप जानती हैं एक निर्मेय कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो आपने एक परिधि पर बिंदु ले लिया और उसको अर्धवृत्त के दोनों बिंदुओं से मिला के एक समकोण डिजाइन हो गया और उसको आप एनिमेट कराना चाहते हैं, तो इस स्लाइडर टूल्स के माध्यम से आराम से रेखाखंड की लंबाई, भुजा, कोण आदि की माप को नियंत्रित कर सकते हैं और साथ में वैल्यू के सापेक्ष एनिमेट भी करा सकते हैं। अगला इसमें टूल्स है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आप चाहते हैं कि कोई चीज पहले शो हो जाए, बाद में शो ना हो, या इस कंडीशन पे वो शो हो, इस कंडीशन पे शो ना हो, तो इसके लिए हम चेक बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आखिरी जो इसमें, अब इसके बाद आप जो अभी हमने बात की है वो मुख्य टूलों की बात कर ली है। बाकी इसमें बहुत सारे टूल हैं, जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे टूल्स के बारे में आप और समझते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने इसमें एक रिसोर्स बना लिया है और इसको सेव करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि फाइल का नाम भी देना है और साथ में लिखना है .ggb। जियोजेब्रा फाइल का जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन तब भी आपको एक क्या नाम है टेक्निकल यूजर के नाते आपको फाइल के नाम के साथ .ggb भी लिखना है। इस तरह आप फाइल को सेव कर सकते हैं।
और जब भी फाइल को ओपन करना है तो ऑटोमेटिकली यदि आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में आपका वो जियोजेब्रा इंस्टॉल है तो उसका वो आइकॉन बना के देगा उस फाइल के नाम से, तो उस पर आप क्लिक करके इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब 4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप जियोजेब्रा एक ओपन सोर्स है, तो आप www.geogebra.org पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो विभिन्न मैथमेटिशियन ने, मैथमेटिक्स टीचर ने बहुत सारे रिसोर्स बनाए हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे, आप उनको देखकर स्वयं भी सीख सकते हैं। मैंने कुछ अपने हिसाब से रिसोर्स बनाए हैं, कुछ को करेक्टेड किए हैं, तो मैंने खुद का एक अपना जियोजेब्रा रिसोर्स पेज बनाया है, आप भी बना सकते हैं। वो आपके सामने दिख रहा होगा geogebra.org/u मतलब यूजर /maths फॉर बेसिक एजुकेशन। करीब 30 से 35 तक मैंने रिसोर्स बनाए हैं, उनको आप इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक ब्लॉग स्पॉट पेज भी है जहां पर मैं जियोजेब्रा और भी अन्य मैथमेटिकल टूल पर काम करता हूं, उनके माध्यम से आप इन टूलों को देख सकते हैं। और मेरे विद्यालय यूपीएस पठा का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर मैंने जितने भी रिसोर्स बनाए हैं उन रिसोर्स को कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे समझ सकते हैं, या और कौन से रिसोर्स जिनको जियोजेब्रा पर कैसे बना सकते हैं, उन सारे के सारे कुछ वीडियो आपके सामने हैं और लगातार वो अपडेशन की ओर जारी हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन लाइव वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना जियोजेब्रा का वो लाइव सॉफ्टवेयर, जहां पर आज हम आपको जितने भी हमने अभी कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में बात की है उनको एक बार लाइव चला के देख लेंगे। इससे कल हम जब रिसोर्स का निर्माण करें तो आपको प्रत्येक टूल्स के बारे में एक सामान्य जानकारी हो। थैंक यू। मैम शुरू करें क्या? हेलो हेलो शिवाली मैम, शिवाली मैम ये हुआ क्या? हैंग हो गया। हेलो, हाँ प्रणीत सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज एकदम साफ है, सेशन एकदम फ्लो में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा जियोजेब्रा का टूल सामने आ गया? बिल्कुल सर, आपका टूल हमारे सामने है। ओके सर, ओके सर, शुरू करता हूं मैं। जी जी साथियों, तो अभी मैंने जो पीपीटी के माध्यम से जियोजेब्रा कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है, अब उसको मैं एक लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से जियोजेब्रा के मेन सॉफ्टवेयर पर बताना शुरू करूंगा। तो मैंने पहले बताया कि आपको geogebra.org/डाउनलोड पर जाना है और वहां से जियोजेब्रा क्लासिक 5 को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो डेस्कटॉप पर आइकॉन बन जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा जियोजेब्रा का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इससे आपको साफ दिखे। जूम करने के लिए आपको एक ऑप्शन जो मेन टूल दिख रहा है, ऑप्शन टूल, थोड़ा सा क्लिक होने में टाइम लगाता है, तो ऑप्शन टूल में जाना है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज को बड़ा कर देना है 24। अब आपको थोड़ा सा इसकी साइज जूम हो गई होगी और दिखने में आसानी होगी। कहां पर जाना है आपको? जो मेन मेनू दिए हैं उसमें ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के बाद फॉन्ट साइज पे, तो यहाँ 48 पॉइंट तक फॉन्ट साइज है, अभी हम 24 ही रखते हैं जिससे कि सारा का सारा इंटरफेस दिखाई दे। एक चीज, अब हम शुरू करते हैं इसके इंटरफेस का। तो इंटरफेस में हमने आपको बताया है कि सबसे ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे वो दिख रहे हैं टूल बार, जिन्हें बोलते हैं जियोजेब्रा के कंस्ट्रक्शन टूल्स। दूसरा इंटरफेस क्या था? ग्राफिक्स व्यू।
जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राइंग पैड ग्रिड लाइन जैसा, इसे बोलते हैं हम ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा एलजेब्रा, या जिसे हमने बताया था पीपीटी के माध्यम से कोडिंग व्यू। मतलब जो हम इन टूल के माध्यम से ग्राफिक्स व्यू में बनाएंगे, उन सारी की सारी इक्वेशन कोडिंग वो आपके यहाँ पर सामने प्रदर्शित होती जाएगी। और सबसे पहले जो इंटरफेस में जो पॉइंट था वो कौन सा था, इनपुट बार। जब आप इसको जियोजेब्रा को और आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे, काफी कुछ सीख लेंगे, तो आप कमांड लाइन के थ्रू भी आप डायरेक्ट अपना रिसोर्स बना सकते हैं। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल टूल बार, ग्राफिक्स व्यू और ग्राफिक्स में जो कुछ बनेगा वो अलजेब्रा व्यू के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला टूल देखते हैं। हमने बताया था कि आपको एक रेड कलर का ट्रायंगल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ और टूल ऐड हो गए हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं मूव टूल। मूव टूल क्या करता है? मूव टूल क्या करता है कि आपके ग्राफिक्स व्यू को तो मूव करेगा और साथ में जो कुछ आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी मूव करेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब हम चलते हैं, बगल में आपको दिया हुआ एक पॉइंट टूल। हमने पॉइंट टूल लिया, मतलब बिंदु टूल, और हमने यहाँ पर एक बिंदु बना लिया। ये बिंदु बन गया। यहाँ पर एक्स अक्ष में 1 पॉइंट और वाई अक्ष में 1 पॉइंट। इसकी कोडिंग आ गई कि आपने एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, 1,1, यानी एक्स अक्ष पर भी 1 और वाई अक्ष पर भी 1। अब मूव टूल का काम क्या है? देखो, मूव टूल का काम ये है कि जैसे आपने कोई टूल लिया और यदि आपने मूव टूल पर क्लिक नहीं किया तो वह मानेगा कि इस टूल को आप रिपीट करना चाहते हैं, इस पॉइंट को करना। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट और बन जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो एक पॉइंट और बन जाएगा, क्योंकि वह अभी तक मान रहा है कि आपने एक टूल को चूज कर लिया है और उसी को आप लगातार रिपीट कर रहे हैं, तो वो नए नए पॉइंट जनरेट करके दे देगा। देखो, पहला पॉइंट ए 1,1, दूसरा पॉइंट 3 और यहाँ से 2 तो 3,2, अगला पॉइंट सी तो 4,1। तो इस चीज को हटाना है तो आपको क्या करना है, एक टूल का प्रयोग करके तुरंत आपको मूव टूल पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो अब आपका वह टूल रिपीट नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, इनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। आपने जैसे पॉइंट टूल पर क्लिक किया और आपने एक पॉइंट बना दिया, क्या बन गया, 3.2। इसकी कोडिंग अलजेब्रा व्यू में या कोडिंग व्यू में आ गई। अब आप मूव टूल पर क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह टूल रिपीट हो जाएगा, यानी फिर से एक पॉइंट बना, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट और बन जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको मूव पर क्लिक करना है कि हमें केवल एक ही पॉइंट बनाना था, वो हमने बना लिया। तो अब आपका वो पॉइंट नहीं बनेगा। एक मूव टूल का काम हो गया, ठीक है। दूसरा मूव टूल का काम क्या है कि मूव करने के बाद हम इस पॉइंट को मूव करा सकते हैं। देखो, जैसे ही पॉइंट मूव होगा तो कोडिंग व्यू में उसके जो कार्टेशियन पॉइंट हैं, जो कार्तीय निर्देशांक हैं, वो भी बदल जाएंगे। जैसे अभी पॉइंट 3,2 पे है, हमने कर दिया 3,3, तो देखो आप बदल गए 3,3। हमने इसे कर दिया 8,2, तो 8,2 हमने इसको कर दिया -2,1, तो -2,1। तो इस मूव टूल के माध्यम से आप अपने रिसोर्स को, अपने कंस्ट्रक्शन को मूव करा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यदि आपको केवल एक ही बार टूल्स का प्रयोग करना है तो तुरंत आपको मूव वाले टूल पर क्लिक करना है, नहीं तो वही मानेगा कि इसको आप रिपीट करना चाह रहे हैं। तो इसको हम यहां से डिलीट कर सकते हैं। किसी भी आपको कंस्ट्रक्शन को यदि आपको डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो आप दिख रहा होगा शो ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को भी शो करना बंद कर देंगे। तो फिर से ऑब्जेक्ट लाने के लिए अब आपको यहां तो मिलेगा नहीं, आपको जाना होगा अलजेब्रा या कोडिंग व्यू में, वहां कर देना है शो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फिर से शो होने लगेगा। आप इसके लेवल को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप लेवल को भी ऑफ कर सकते हैं, केवल पॉइंट ही दिखेगा, इसका लेवल नहीं दिखेगा। और इसके लेवल को लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप
शो लेवल कर देंगे तो आपका लेवल दिख जाएगा। आगे बात करते हैं अब और अन्य टूलों की। अब टूल आ गया है लाइन। लाइन टूल के लिए क्या करना है, लाइन टूल को केवल एक पॉइंट क्लिक करना है, वह ऑटोमेटिकली आपको एक लाइन जनरेट करके दे देगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये लाइन जनरेट हो गई। और लाइन के बारे में आप जानते हो कि दोनों बिंदु कहते होते हैं अनिश्चित। अभी देखो हम माउस के स्क्रॉल करके हम इसके क्या नाम है जूम इन और जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लाइन का होगा। देखो हमने कितना भी इसको जूम कर रहे हैं, आपको लाइन के दोनों बिंदु, क्योंकि दोनों बिंदु अनिश्चित होते हैं, कहीं भी नहीं दिखेंगे। और इसको आपने जूम आउट किया तो इस तरह हम लाइन को जनरेट कर लेंगे। फिर से देखते हैं एक बार। लाइन के लिए क्या है कि एक पॉइंट क्लिक किया और यहां से आपकी लाइन जनरेट हो गई। कौन सी लाइन, लाइन का नाम हो गया एफ। ये दिख रहा होगा आपको एफ। और इस लाइन का जो भी आपकी कोडिंग होगी वो कहाँ आ जाएगी, आपके एलजेब्रा या कोडिंग व्यू में। अब आप, हमने फिर से बताया, यदि आप मूव टूल पर क्लिक नहीं करेंगे तो वह मानेगा इसको फिर से रिपीट कर देगा। तो देखो आपको फिर से रिपीट कर दिया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तुरंत मूव टूल पर क्लिक करना है। अब इसको अब यहां से मूव करा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन टूल्स का प्रयोग करें और एक ही बार प्रयोग करना है। यदि आपको मल्टीपल प्रयोग करना है तो आप मल्टीपल करें, यदि एक बार प्रयोग करना है तो तुरंत उसके बाद आपको मूव टूल पर क्लिक करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। सेगमेंट के बारे में जानते हैं कि दोनों बिंदु निश्चित होते हैं तो आप एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट वहां निश्चित कर लेंगे तो आपका बन जाएगा ये रेखाखंड। और मूव टूल पर क्लिक करेंगे तो वह दोबारा इसी सेगमेंट, इसी टूल्स को दोबारा रिपीट कर देगा। अब देखो इसको भी आप मूव करा सकते हैं और साथ में इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं रेखाखंड आपका छोटा बन गया है तो यहीं से आप खींच के इस तरफ भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें, और हमने अभी देखा था कि सेगमेंट विद गिवन लेंथ, इसको बना के देखते हैं। सेगमेंट विद गिवन लेंथ हमने इसको बनाया और एक पॉइंट पे क्लिक किया तो विंडो देखो क्या हो गई, पॉपअप विंडो हो गई। क्या पूछ रही है, लेंथ, आप कितनी यूनिट का एक सेगमेंट या रेखाखंड बनाना चाहते हैं। आपने दे दिया 5, यहां कर दिया ओके। तो अब आपका 5 बन गया। इसको अब आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, डायरेक्शन में कहीं भी घुमा सकते हैं पर आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसकी लेंथ पहले से फिक्स्ड कर दी है। और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोनों टूल का मतलब आपको समझ गया, आ गया होगा। सेगमेंट और सेगमेंट विद गिवन लेंथ। सेगमेंट यानी रेखाखंड खींचना, इसको हम छोटा बड़ा मूव टूल के माध्यम से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंट विद गिवन लेंथ को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसकी लेंथ फिक्स कर दी। केवल इसको मूव करा सकते हैं। और मूव वो भी कब, आप उस स्थान से नहीं, केवल इसकी डायरेक्शन को बदल के आप कर सकते हैं, यहां से भी उसको आप नहीं करा सकते। तो इन दोनों को टूल्स में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं आपकी, अगला जो इसमें टूल है वो है रे का मतलब किरण। एक बिंदु निश्चित, एक बिंदु अनिश्चित। जैसे हमने एक बिंदु निश्चित किया और आप देखो एक बिंदु अनिश्चित ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा, जो हो गया आपका रे। इसमें हम रे को भी बता सकते हैं। तो इन 3 टूल के माध्यम से जो कक्षा 6 में रेखागणित की सामान्य अवधारणा है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, आसानी से हम इनको समझा सकते हैं। और साथ में और क्या समझा सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं। अब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींचना है तो रेखा वाला टूल ले लें। कौन सा टूल, लाइन टूल। अब आप रेखाएं बनाते जाओ, 1 2 तो इस तरह हम बच्चों को कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती
हैं, आसानी से हम समझा सकते हैं। तो छोटे छोटे ज्यामितीय अवधारणाएं को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई विंडो ले लेते हैं। ग्राफिक एरिया काफी भर गया है, तो हम फाइल में जाके लिख लेंगे न्यू विंडो, या न्यू करेंगे तो इसको हमें सेव करना पड़ेगा, इसको हम सेव नहीं करेंगे, या सीधा ले लेंगे हम न्यू विंडो, या इसे ले लेते हैं न्यू। तो न्यू करेंगे तो कहेंगे क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे डोंट सेव। डोंट सेव के बाद वही आपका पुराना इंटरफेस आ गया। उसके लिए हमने बताया था कि इसकी जूम करना है, तो ऑप्शन में जाएंगे, फॉन्ट साइज लेंगे और क्या कर देंगे 24, आपका थोड़ा सा जूम होके आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इस टूल्स की इंटरसेक्ट की, जो पॉइंट के मेन टूल के अंदर था इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट का हम बनाने के लिए इसको समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो सेगमेंट हैं, तो हमने एक सेगमेंट बना लिया और एक और सेगमेंट बना लिया। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेगमेंट या दोनों रेखाखंड किसी एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट हो सकता है आपने जो चूज किया उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, तो इसके लिए आपको इस टूल का प्रयोग करना है, इंटरसेक्ट टूल का। इस टूल का प्रयोग करने के आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पहले ऑब्जेक्ट यानी पहले रेखाखंड को क्लिक करना है और दूसरे को क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो देखो तुरंत आपके सामने उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेद या कटान आ गया, और उसकी जो कोडिंग व्यू है, उसकी जो निर्देशांक है वो आपको अलजेब्रा व्यू में प्रदर्शित होने लगे कि जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितनी पर है 0 और वाई एक्स पर कितना है 4, यानी 0 और। तो इसके माध्यम से हम इंटरसेक्ट पॉइंट बस हमें दोनों ऑब्जेक्ट बारी बारी से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वह ऑटोमेटिकली एक इंटरसेक्ट पॉइंट जनरेट करके दे देगा। अगला हम एक लाइन एक सेगमेंट लेते हैं। एक सेगमेंट ले लिया आपने, एक बड़ा सेगमेंट ले लिया, ठीक है, जो 1 से लेके 9 तक है। अब इसके बीच का हमें सेंटर पॉइंट या मध्य केंद्र प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है, हम इस टूल का प्रयोग करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की क्या करेंगे, पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को बारी बारी से क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वह ऑटोमेटिकली आपको एक केंद्र या मध्य बिंदु जनरेट करके दे देगा। ये इसका आ गया मध्य बिंदु, यानी 1 से 5 और 5 से 9, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। इसने ऑटोमेटिकली आपको मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु जनरेट करके दे दिया। क्या करना है, आपको बारी बारी से उन पॉइंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एक बार और देख लेते हैं। हमने एक सेगमेंट बनाया और हमें पता करना है इसका मिड पॉइंट या सेंटर, तो हमने पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट जिनके बीच में याद करना है उनको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यह जनरेट करके दे देगा उसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट आपको करके दे देगा और इस तरह आपका एक मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। इन सबको एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं, जिससे कि और हम ग्राफिक्स व्यू में काम कर सकें, बारी बारी से हमें न्यू विंडो नहीं लेना पड़े। तो हम इनको राइट क्लिक करके जनरेट करके दे देंगे। अब बात करते हैं जो एक इसका बेहतरीन टूल है, एंगल टूल। अब बात करते हैं हम एंगल टूल पर। एंगल टूल क्या काम करेगा, तो एंगल टूल काम करेगा कि आपको एक एंगल जनरेट करके देगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा। एंगल मतलब क्या कि दो किरणों या दो रेखाखंड जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो हम दो सेगमेंट बनाते हैं। डिलीट नहीं कर पाए, इन सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब हम बनाते हैं पहले सेगमेंट। तो हमने एक सेगमेंट बना लिया
और इसी बिंदु पर हमने एक और सेगमेंट बना लिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक झुकाव उत्पन्न हो गया और ये क्या बन गया, कोण। क्या बन गया है, कोण। इसको ध्यान से देखना आप। अब हमें इसके कोण का माप ज्ञात करना है। तो जैसे हम पेन पेपर या ब्लैक बोर्ड पर कोण का माप ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हमें इस कोण ए का मान लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी। तो इस टूल का ही प्रयोग वैसे ही करना है, एंगल टूल पर क्लिक करना है और इस एंगल के कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमें पहले अंत बिंदु को, दूसरे अंत बिंदु को और जिस बिंदु पर हम कोण के वैल्यू को जानना चाहते हैं उसको बीच में रखना है। ऐसे तो हम लिखते हैं कि हमने दिया, हमें लिखना है कोण ए का मान, तो हम कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी। तो हमने बी को क्लिक किया, ए को क्लिक किया और सी को क्लिक किया और वह ऑटोमेटिकली आपको उसके कोण का मान जनरेट करके दे देगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कल जब हम रिसोर्स बनाएंगे तब इसका काफी काम आएगा। फिर से देख लेते हैं क्या कि हमने दो सेगमेंट बना लिए, एक सेगमेंट और इसी के साथ दूसरा सेगमेंट, और ये इनके बीच में एक जो झुकाव उत्पन्न हो गया है वो क्या हो गया, कोण। अब इस ए पर हम कोण बनाना चाह रहे हैं, तो कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे एंगल टूल। कैसे रखेंगे इसको, बी ए और सी, और ये आपके सामने उसका कोण जनरेट होके आ गया, कोण जनरेट होके आ गया। और आप मूव टूल के माध्यम से कोण के मान को भी बदल सकते हैं, किसी एक रेखा को। इस रेखा को आप जैसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, देखो आप कोण का मान भी बदल रहा है। यहाँ पर सीधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ सीधा कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो इसके माध्यम से कल हम जब बनाना सीखेंगे विभिन्न प्रकार के कोण, तो इस टूल का काफी प्रयोग वहां पर करना सीखेंगे। तो अभी यहाँ केवल हम इस एंगल टूल का कैसे प्रयोग करते हैं, जब भी एंगल बनाना है आपको, तो जो दो अंत बिंदु हैं और जहां पर आपको जिस बिंदु पर कोण का मान बनाना है उसको आपको बीच में रखना है, यानी बी ए और सी। इस तरह हम एंगल टूल का निर्माण कर लेंगे। दूसरा इसी के नीचे है एंगल विथ गिवन साइज। अब हमें कोण का माप, कोण बनाना है पर हमें उसकी साइज को निश्चित करना है, उसकी साइज को निश्चित करना है। तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और हम यहां कर देंगे कि भाई 45 की जगह 55 अंश का कोण निर्माण कर दो। आपने किया ओके, तो आप देख रहे होंगे 55 डिग्री का कोण निर्माण हो गया। इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या खींचना पड़ेगा, इनके बीच में रेखाखंड, यहाँ खींच गया और यहाँ खींच गया, तो ये आपका बन गया है 55 डिग्री का। अब आप इसको आकार को बड़ा कर सकते हैं पर कोण का मान नहीं बदल सकते। आप देख रहे होंगे जहां भी जा रहे हैं केवल भुजाओं की साइज या रेखाखंड का माप परिवर्तित हो रहा है, कोण का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने 55 अंश का 55 डिग्री के मान को उसको निर्धारित कर दिया है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, एंगल और एंगल विथ गिवन साइज। अब अगली चीज, अगली इसी में एक नीचे आपको टूल दिख रहा होगा डिस्टेंस और लेंथ। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक सेगमेंट खींच लेते हैं। इस सेगमेंट को हमने खींच लिया। अब हमें पता करना है इसकी दूरी, या जब हम कोई ऐसा रिसोर्स बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम कल बनाना सीखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है, तो हमें हम डिस्टेंस को भी सत्यापित करना होगा। तो इस तरह के लिए अभी हम सीखते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो आपने एक रेखाखंड खींच लिया, अब इस रेखाखंड की दूरी ज्ञात करना है, तो आपको इस टूल पर क्लिक करना है, डिस्टेंस और लेंथ टूल, और बारी बारी से उसके पॉइंट पे क्लिक करना है, एफ और जी के बीच। तो ऑटोमेटिकली वह आपको इसकी लेंथ जनरेट करके दे देगा। कितने यूनिट की है ये लेंथ, 6 की, 1 2 3 4 5 और 6। इसको आप बड़ा कर सकते हैं तो लेंथ का मान भी बढ़ता जाएगा। अब 9 यूनिट की हो गई, आपकी 3 यूनिट की हो गई, तो इसके माध्यम से। लेकिन यदि आपने
गिवन लेंथ वाला किया तो वहां पर डिस्टेंस निकालने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने वहां पर ऑलरेडी लेंथ को निश्चित करके रख दिया है। तो निश्चित तरीके से इसके माध्यम से आप डिस्टेंस और लेंथ को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन सबको मैं फिर से एक बार डिलीट कर दे रहा हूं राइट क्लिक करके, जिससे कि आपको और अन्य टूलों के बारे में बता सकूं। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। हमने दो बिंदुओं से ये रेखाखंड खींच लिया, इस पर खींचना है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन आपको ये होगी, मतलब आपको उस ऑब्जेक्ट पर या उस लाइन पर आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट करके दे देगा। फिर से देखते हैं। हमने एक सेगमेंट लिया, सेगमेंट खींचा और यहां से हमने चूज किया परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा। जैसे आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन जनरेट करके दे देगा। कहां पर आपको स्थिर करना है, जैसे आप उस बिंदु पर रख देंगे तो वहां पर वह लाइन स्थिर हो जाएगी। तो यह एक लंब रेखा जनरेट हो गई। अब लंब रेखा को जानती है कि लंब रेखा कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 का। तो वो भी हम पता कर सकते हैं, कौन से टूल से, एंगल टूल से। तो देखो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एंगल टूल से हम इनके बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कैसे पढ़ेंगे इसको, ई एफ जी। तो ई एफ और जी, देखें आप यहाँ पर 90 का एंगल निर्माण होके आ गया, क्योंकि वह लंब रेखा है, वह 90 अंश का ही कोण बनाएगी। तो इस तरह हम एंगल टूल का और भिन्न भिन्न रिसोर्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हम जिसकी बात कर रहे थे वो था परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा। अब दूसरा है पैरेलल लाइन। अब मान लो आपको इस रेखाखंड की एक लाइन पैरेलल करना है, तो इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ आप कहीं भी या नीचे की तरफ कहीं भी जाके आप क्लिक कर देंगे तो इस रेखाखंड के आपको एक पैरेलल लाइन खिंच जाएगी, ऑटोमेटिकली वह जनरेट करके दे देगा। इसके भी पैरेलल खींचना है तो आप फिर से इस पर क्लिक कर दें और फिर से करें। इसके भी पैरेलल खींचना है तो आप उस पैरेलल लाइन के ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और आप एक लाइन को जनरेट कर सकते हैं। तो जिस के सापेक्ष में आप पैरेलल लाइन को जनरेट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर, उस रेखाखंड या कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करें और उसको ड्रैग करें, माउस को ड्रैग करें, तो वह आपके साथ, आपके लिए उसके पैरेलल आपके साथ एक पैरेलल लाइन स्वयं जनरेट करके दे देगा। तो इसके माध्यम से आप उसको पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। अगली बात करते हैं हम पॉलीगॉन टूल की। इनको डिलीट कर देते हैं, काफी भर गया। अब बात करते हैं हम पॉलीगॉन टूल की। पॉलीगॉन टूल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली भुजाओं के साथ किसी भी प्रकार का बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। यहां से शुरू करेंगे, आप देखेंगे पहला पॉइंट किया हमने अपने आप। अब आपको क्लिक कहीं नहीं करना है, केवल ड्रैग करना है। ए पे कहा, ड्रैग करके आपने दूसरा किया, एक भुजा बन गई, फिर तीसरा, चौथा और जी पांचवा, यानी कि आपका जी क्या बन गया, एक प्रकार का चतुर्भुज। और भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया आपका अष्टभुज या सप्तभुज। तो हम इसके माध्यम से एक बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। कैसा भी आपका बहुभुज का निर्माण करना है, केवल आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है, केवल ड्रैग करना है। और जहां ड्रैग करके आपको पॉइंट निश्चित करना है वहां पर आप क्लिक कर दें, फिर आगे बढ़ जाएं, फिर जहां ड्रैग करना है और जहां पॉइंट निश्चित करना है वहां क्लिक कर दें, फिर आगे बढ़ जाएं, ड्रैग करें और जहां पर पॉइंट निश्चित करना है वहां क्लिक कर दें,
फिर आगे बढ़ जाएं और जहां पर उसको क्लोज करना है उस पूरे के पूरे क्या नाम है ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, आकृति को क्लोज करना है, वहां से वहां तक उस पहले वाले इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु को मिला दें और वहां पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉलीगॉन जनरेट करके दे देगा। एक चीज। दूसरी चीज, इसी में एक टूल बताया था मैंने पीपीटी के माध्यम से, रेगुलर पॉलीगॉन, समबहुभुज। तो समबहुभुज के लिए आपने जैसी एक उस पे क्लिक करके दूसरे पे क्लिक किया, यानी एक भुजा को बनाया, आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी, वह पूछेगा वर्टिसाइजेस, कितनी भुजाओं का आप बनाना चाह रहे हैं। आपने लिख दिया 6 यानी षटभुज, या आप बनाना चाह रहे हैं पंचभुज, तो ऑटोमेटिकली वह पंचभुज बना के दे देगा। ये सम पंचभुज। अब इसके आकार को आप बढ़ा सकते हैं, तो जब आकार बड़ा होगा तो उसकी भुजाओं की नाप, क्योंकि सारी भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर, सारी भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर। तो इसके माध्यम से आप इसको समबहुभुज को बना सकते हैं। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इससे हम इस पर फोकस कर लें। इन सब सारे पॉइंट को भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। अभी हम जो हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनाया उस पर हम एक चीज बताना चाहते हैं। इसको मूव के माध्यम से यहां ले आते हैं। एक चीज हम एक और सत्यापित कर सकते हैं कि ये सम पंचभुज है तो सारी भुजाओं की माप बराबर है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट का ऐसा कोई थ्योरम आइए कि आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम पॉइंट टूल के अंदर एक पॉइंट रहता है मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट टूल, तो इस पर क्या करना है, क्लिक करना है और आके इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह आपका इसका सेंटर पॉइंट जनरेट करके दे देगा। ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट। आपको इसकी फिक्र नहीं करना है कि वो पॉइंट कहाँ रहेगा, वो ऑटोमेटिकली सेंटर पॉइंट जनरेट करके दे देगा। अब आप जानते हैं कि इसकी जो भुजाओं के बिंदु हैं वह सेंटर पर एक निश्चित एंगल का निर्माण करते हैं, तो ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे, आपने लिया सेगमेंट यानी रेखाखंड टूल, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इन सब के माध्यम से हम उसके एंगल को भी जान सकते हैं। तो हम यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो हमने एक पॉलीगॉन बनाया या रेगुलर पॉलीगॉन बनाया, 3 त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगॉन बन गया जी, कौन सा बन गया, त्रिभुज, और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। इसको हम सत्यापन आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस टूल से कि इनकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो 4.04, इसकी भी 4.04, फिर से हमने इसका प्रयोग किया, इसकी भी 4.04, फिर से क्लिक किया तो इसकी भी 4.04, यानी तीनों भुजाओं की माप कैसी है, बराबर है। और क्या कर सकते हैं, पता करना पड़ता है इसमें कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही एंगल टूल लेंगे। एंगल टूल कैसे रीड करेंगे, हमें डी को बनाना है तो बी डी सी, तो बी डी और सी, कितना एंगल आएगा, 60, देख रहा है आपने, 60 आया। ए बी 60 आएगा, इसको कैसे रीड करेंगे, बी सी डी, बी सी और जब एंगल टूल को क्लिक किया, बी सी और डी। अब यहां पर क्या हुआ, हमने इसको बी सी और डी यानी हमने इसके बाह्य कोण को ले लिया। यहां मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना है कि हमें यदि हमें इसके अंदर को लेना, आंतरिक कोण को, तो शुरू करना पड़ेगा डी सी और बी से, और यदि हम इसके बाह्य कोण को लेना चाह रहे हैं तो क्या होगा, बी सी और डी, ऐसा कुछ बन गया। अब आप सोच रहे होंगे 300 आ रहा, 60 नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको इसके एंगल पर राइट क्लिक करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कुछ बन के आ गया तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे।
कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी किसकी? एंगल की। दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज एंगल, एंगल का नाम क्या है? बीटा। और यहाँ जाना है बेसिक। तो बेसिक में दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन प्रॉपर्टीज एंगल बिटवीन। तो जो एंगल बिटवीन वो रीड कर रहा है, वो कर रहा है 0 से 360। तो इसको उठा के कर देना है 0 से 180, खत्म। अभी हम कर रहे हैं 0 से 360, इसलिए वो है बाह्य कोण को नाप रहा है। जब हम कर देंगे 0 से 180 तो वह अंदर के कोण को नाप लेगा और आपका एक कोण बना के जनरेट करके आपको दे देगा। तो इसका भी 60, इसका भी 60। एक और एंगल नापना है आपको, तो सी ए और बी, इसका भी मान 60। तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया? ये आपका ट्रायंगल पॉलीगॉन है, समबाहुभुज है। और समबाहुभुज है तो ये कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। वो कैसे निकाला हमने? डिस्टेंस टूल से। और एंगल किससे निकाले? एंगल टूल से। तो हम इस तरह एक दूसरे के टूल्स का प्रयोग करके अपने रिसोर्स बनाने के लिए टूल्स को एक दूसरे से जोड़ के हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन सबको 1 मिनट समय लगेगा, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ये सारे डिलीट हो गए। अब चलते हैं हम एक नया मेन टूल, सर्किल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट। तो हमने सर्किल विथ सेंटर, सेंटर हमने एक लिया और जैसे हम इसको अब इसको क्लिक कहीं नहीं करना है, केवल आपको ड्रैग करना है। जहां जहां जितना आप ड्रैग करते जाएंगे वहां उतना बड़ा आपका वृत्त बनता जाएगा। और जहां पर उसको फिक्स करना है उसके परिधि पर वो ऑटोमेटिकली एक बिंदु जनरेट करके दे देगा, जो मानेगा ए से बी तक क्या बन गई? रेडियस। आप एक और करके देख सकते हैं। आपने एक पॉइंट क्लिक किया और केवल ड्रैग करना है, इसको क्लिक कहीं नहीं करना है। क्लिक कब करना है? जब आप उसकी वृत्त की त्रिज्या को निर्धारित करने वाले हों। यहाँ पर आप उसको निर्धारित करने वाले हैं तो वहां क्लिक कर दिया। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। तो वहां उसने उसको निश्चित कर दिया। इस टूल से ये काम हो गया। दूसरा टूल इसी के साथ में है कि सर्किल, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप उसकी रेडियस क्लिक करेंगे तो वह चाहता है कि आपकी रेडियस निर्धारित माप की हो। जैसे कि हमने सेगमेंट और सेगमेंट विद गिवन लेंथ में सीखा था कि सेगमेंट केवल रेखाखंड और गिवन लेंथ माने निर्धारित माप का रेखाखंड। तो उसी प्रकार है कि हम चाहते हैं कि 3 यूनिट का आपका एक वृत्त बन जाए। तो यहाँ कर दिया हमने 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का आपका वृत्त बन गया। अब ये आपका निश्चित हो गया। इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, पर इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यह आपने केवल वृत्त बनाया, इसके माप को निर्धारित नहीं किया। तो वह ऑटोमेटिकली, इसलिए उसकी कहते हैं डायनामिक मैथमेटिक्स। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपने उसकी रेडियस को फिक्स कर दिया तो आप उसको उठा के मूव तो करा सकते हैं, पर उसको छोटा बड़ा या उसकी माप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला चलते हैं इसमें सेमी सर्किल। सेमी सर्कल जानते हैं अर्धवृत्त। तो आपको एक बिंदु यहाँ निश्चित है और दूसरा बिंदु निश्चित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त। क्या बन गया है? अर्धवृत्त। तो इसके माध्यम से आप अर्धवृत्त भी बना सकते हैं। अगला टूल्स क्या है? सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क के लिए यहाँ पे लिखा है कि सेंटर चाहिए और 2 पॉइंट। तो मान लो ये सेंटर हो गया और यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो ये बन गया आपका आर्क, यानी कि चाप। और जहां पर आप चाप निश्चित करना चाहते हैं वहां पॉइंट आप कर दें, तो ये बन गई है चाप, सर्कुलर चाप या वृत्तीय चाप। और इसी के नीचे आपका है सर्कुलर सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के लिए आपको क्या करना है? इस तरह, मतलब वो आपको एक आच्छादित एरिया दे देगा कि ये एक प्रकार का क्या हो गया? त्रिज्यखंड, यानी कि केंद्र से और परिधि पर दोनों बिंदु के बीच की जो चाप के बीच का जो एरिया है, आच्छादित एरिया है, जो घिरा हुआ क्षेत्र, वो क्या हो गया? त्रिज्यखंड। इसको निश्चित कर देंगे तो ये बन गया है त्रिज्यखंड। तो इस टूल के माध्यम से आप अर्धवृत्त, इसके माध्यम से आप वृत्तीय चाप और इसके माध्यम से आप वृत्तीय त्रिज्यखंड का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला जो आपका टूल्स है वो है आपका रोटेट अराउंड पॉइंट।
रोटेट अराउंड पॉइंट। इसको हम कल जब रिसोर्स बनाना सीखेंगे तब और समझ लेंगे। अभी इसको समझ लो कि मान लो इनको एक मिनट यहां से हटा देता हूं मैं, हाँ इसको भी हटा देता हूं। मान लो आपने एक पॉलीगॉन बनाया, यानी त्रिभुज बनाया, आपने बना दिया त्रिभुज, ये आपका एक त्रिभुज बन के आ गया, ठीक है। अब हम इस टूल को कैसे समझेंगे कि रोटेट अराउंड पॉइंट, यह कहता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ये सिमेट्री या सममितता में काम में आएगा जब इसको आप और एक्सप्लोर करेंगे। तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया एक पॉलीगॉन या त्रिभुज, तो इस पे आपको क्लिक करना है, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जैसे ही आपने बाहर क्लिक किया तो वह पूछेगा कितने डिग्री से, कितने अंश से, कितने कोण से इसको रोटेट कराना है। तो हमने कर दिया 180, यानी पूरा का पूरा सीधा हो जाए, उस तरफ बन के आया। तो आपने तुरंत वह एक, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जे आपका बन के आ गया, रोटेट हो गया। जो अभी ऊपर की ओर था वो कहाँ आ गया, नीचे की ओर। तो इसके माध्यम से आप सिमेट्री को समझ सकते हैं। देखो इसके माध्यम से छोटी छोटी जब सिमेट्री वाले पे काम करेंगे तो इसके माध्यम से आप सममितता को या जो सममित रेखा है उन चीजों को आप जान सकते हैं। तो रोटेट अराउंड पॉइंट यानी किसी ऑब्जेक्ट को एंगल के सापेक्ष, किसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक बिंदु के सापेक्ष, मतलब इस बिंदु आपका जो सेंटर पॉइंट रहेगा इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो इसके माध्यम से आप रोटेट अराउंड पॉइंट को प्रयोग कर सकते हैं। एक बार और देखना चाहें तो मैं फिर से बताता हूं, इन पॉइंटों को डिलीट कर देता हूं। आपने एक पॉलीगॉन बनाया और इसको हमें रोटेट करना है, तो हमने ले लिया रोटेट अराउंड पॉइंट। इस पर क्लिक किया, किस बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पे क्लिक किया और 180, तो ये 180 वाला आपके सामने रोटेट होके आ गया। और इसके माध्यम से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, पॉइंट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये रोटेट अराउंड पॉइंट टूल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस कोण के सापेक्ष रोटेट कर सकता है। अब आगे चलते हैं, जो मेन टूल है वो है स्लाइडर। काफी शानदार है। हमने बताया स्लाइडर टूल का प्रयोग क्या होता है कि रेखाखंड की माप, भुजा, कोण की माप को नियंत्रित करना। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ग्राफिक्स व्यू या ड्राइंग पैड पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी और उसमें 3 तरह के स्लाइडर बन सकते हैं। नंबर, संख्या को आप नियंत्रित कराना चाहते हैं, कोण को नियंत्रित कराना चाहते हैं। जब हम कल रिसोर्स बनाना सीखेंगे तब कोण वाला मान काम में आएगा। जैसे आपको पता है गणित का कंसेप्ट, समपूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कि 2 कोणों का योग 90 अंश हो, तब वहां पर इस स्लाइडर का काफी प्रयोग होगा। कल हम देखेंगे रिसोर्स बना के। तो 3 तरह के स्लाइडर बन सकते हैं, मतलब नियंत्रित हो सकते हैं, संख्या, कोण और इंटीजर। तो आपने अभी संख्या ले ली, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको इंटरवल, मिनिमम वैल्यू क्या हो और मैक्सिमम क्या हो। जैसे हम मिनिमम वैल्यू बदल के लिख देते हैं -20 और यहाँ ले लेते हैं मैक्सिमम कितनी, 20, और इंक्रीमेंट कितने का हो, 1 का। तो एक एक से वैल्यू स्लाइडर होगी, वो देखते हैं हम। जैसे हमने ओके किया, आपके सामने एक स्लाइडर बन के आ गया और देखो आप ले जाएगी -20 तक और एक एक पॉइंट के साथ वो इंक्रीमेंट करती हुए जाएगी टॉप तक +20 तक। तो इस तरह हम वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वो कोण की हो, चाहे संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो। किसी भी वैल्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसका उपयोग यहाँ देख लें, कल तो हम समझेंगे, यहाँ उपयोग देख लें। मान लो हमने इस स्लाइडर को डिलीट कर देते हैं, हम दूसरा स्लाइडर बनाते हैं। हमने एक स्लाइडर बनाया, ठीक है, नंबर दे दिया हमने दे दिया इसको R। हम चाह रहे हैं कि हम सर्किल का निर्माण करें और जो स्लाइडर के हिसाब से जनरेट हो, मतलब कैसा कि हमारा स्लाइडर बताए कि उसकी त्रिज्या कितनी हो। 1 हो तो 1 त्रिज्या का वृत्त बना दे, 2 हो जाए तो 2 का बना दे, वो ऑटोमेटिकली बना दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्लाइडर बनाएंगे R और
की मिनिमम वैल्यू रखेंगे 2 और मैक्सिमम रखेंगे मान लो 5 और इंक्रीमेंट करेंगे कितने का, 1 का। ठीक है, तो हमने एक बना दिया स्लाइडर जिसका नाम है रेडियस स्लाइडर, और ये 2 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 5 तक। ठीक है, अब इसका रिसोर्स कैसे बनाएंगे, अब बनाना है हमें सर्किल। तो सर्किल में हम यहाँ जाएंगे, सर्किल में 2 चीजें थी, सर्किल विद सेंटर थ्रू पॉइंट और एक था सर्किल सेंटर एंड रेडियस। पहला वाला तो काम करेगा नहीं, तो पहला वाला तो एक अनिश्चित त्रिज्या का आपको वृत्त बना देता है जो बाद में उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या है, जो निश्चित त्रिज्या का। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, विंडो पॉपअप हो गया रेडियस। रेडियस क्या, अब रेडियस का माप आप लिंक करवा दो किससे, स्लाइडर से। तो स्लाइडर का नाम क्या है, आर, तो यहां लिख दो आर, बस इतना करना है। आपने आर करके ओके किया। अब देखो जैसे आप स्लाइडर को मूव करोगे आपका वृत्त उतना ही बड़ा होता जाएगा। समझ में आया बात को आपको, कि हम किस तरह वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं, और यहाँ हम एनिमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा और छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एनिमेशन, डायनामिकली एनिमेशन हो रहा है। वैल्यू छोटी होती जाएगी और वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कल जो आपको जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कल हमें लाइव ट्रेनिंग भी देनी है कुछ रिसोर्स बनाने की। फिर से हम एक स्लाइडर का निर्माण कर लेते हैं। हमने एक स्लाइडर लिया, यहाँ क्लिक किया, उसका नाम दे दिया हमने आर, या दे दिया रेडियस। क्या नाम दे दिया, रेडियस। कहां से कहां तक रेडियस देनी है, मान लो 1 से 2 से शुरू करते हैं और 10 तक, और इंक्रीमेंट कितने का हो जाए, 1 का। ये बन गया आपका एक स्लाइडर जो 2 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, अब आपको वृत्त बनाना है इस स्लाइडर से, इस स्लाइडर की रेडियस के अनुसार। तो आपको जाना है सर्किल सेंटर एंड रेडियस। तो आपने सेंटर यहाँ चुन लिया, इस सेंटर हो गया, एक विंडो पॉपअप होगी, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इसका कैप्शन होगा। इसका कैप्शन का नाम क्या दिया हमने, रेडियस। तो यहाँ नाम देना है रेडियस, और आपने क्या कर दिया, ओके। अब देखो जैसे इसका 2 होगा तो 2 यूनिट की वृत्त बन जाएगा, 2 त्रिज्या का। इसको 3 कर दिया, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इसको आप एनिमेशन ऑप्शन पर भी लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एनिमेट करता रहेगा। बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी लगेगा और वह करके भी सीखेंगे। तो इस माध्यम से हम संख्या का, कोण का, पूर्णांक का स्लाइडर के माध्यम से वैल्यू को नियंत्रित कर सकते हैं और एनिमेट करा सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे ग्राफिक्स व्यू में कोने पे रहेगा एक पॉज का और प्ले का बटन, उससे हम एनिमेशन को पॉज कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। अगला इसमें टूल्स है टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल तो आप जानते हैं, कुछ हमें हेडिंग देना है तो इस पर क्लिक किया। हम आपको बता देते हैं कि इस पे हिंदी फॉन्ट भी यूज होता है। जैसे हमने लिख दिया हेलो टू ऑल और यहाँ पर कर दिया ओके, तो आपका ये कैप्शन बन गया हेलो टू ऑल। अब हेलो टू ऑल में आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और ग्राफिक्स व्यू में जाना है, और यहाँ पर दिख रहा होगा ए फॉन्ट का कलर, तो आपने कर दिया मान लो कोई भी रंग कर दिया, रेड कर दिया। बी से थोड़ा सा बोल्ड करना है, और साइज कौन सी रखना है, मीडियम या आपकी लार्ज या वेरी लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा आप बताना चाह रहे हैं। तो स्मॉल या मीडियम ही पर्याप्त रहता है। तो इसके माध्यम से आप टेक्स्ट के माध्यम से कहीं भी कोई भी आप हिंदी फॉन्ट, यूनिकोड हिंदी फॉन्ट का भी प्रयोग करके आसानी से अपने रिसोर्स। जी सर अभी 12:15 हो गया है और हमें क्वेश्चन आंसर भी उठाने हैं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बाइंड अप हल्का तेजी से कर दीजिए और फिर हम लोग प्रश्न उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। जी जी 1 मिनट का समय दूंगा, केवल 1 मिनट का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप इन चीजों को प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने हेडिंग को भी आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
आखिरी का टूल है केवल बचा था जो, केवल मूव ग्राफिक्स व्यू। आप सारे के सारा जो आपने रिसोर्स बनाया, देखो मूव के माध्यम से पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हैं, और पूरा का पूरा आपको ग्राफिक्स व्यू ही मूव कराना है, तो आप इसके माध्यम से पूरे के पूरे ग्राफिक्स व्यू को आप मूव करा सकते हैं। तो इस तरह साथियों हमने जो उसके मुख्य कंस्ट्रक्शन टूल्स थे उनको हमने सीखा, और आपको आज केवल इतना काम करना है कि आप GeoGebra.org/डाउनलोड से GeoGebra क्लासिक 5 को डाउनलोड कर लें, उसको डेस्कटॉप आइकॉन कर लें, थोड़ा इंटरफेस को समझ लें, और जिन टूल्स के बारे में हमने बताया उनको सामान्य रूप से देख लें। कल हम इन पर 5 या 6 रिसोर्स का निर्माण करना सीखेंगे, और साथ में जो 5 या 6 जो रिसोर्स मैंने बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित तौर पर है कि यह डेस्कटॉप लैपटॉप पर कंस्ट्रक्शन करना आसान रहता है। मैं GeoGebra ज्योमेट्री करके एक एंड्रॉयड ऐप है, उस पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्शन वहां पर थोड़ा इतना मतलब क्या कह सकते इजी नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पर इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि GeoGebra.org इसकी वेबसाइट है, इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स काफी मटेरियल दिया है, आप उनका प्रयोग करें। और कल हम इसके लाइव सेशन में बहुत सारे 4 या 5-6 प्रकार के कंस्ट्रक्शन रिसोर्स बनाना सीखेंगे।